नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेव्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो आज हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और हिस्ट्री के आज के टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो आज का जो टॉपिक है लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने हिस्ट्री में इससे पहले जो हिस्ट्री का सेशन हुआ था उसमें वैदिक काल के बारे में पढ़ा। वैदिक काल का समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, वहां पर शासन प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, कर वगैरह कैसा था, धर्म कैसा था, इसके बारे में हमने आपसे बातचीत करी थी। आज हम सेम चीजें लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बातचीत करेंगे। और सबसे पहली चीज उत्तर वैदिक काल के बारे में, ये जो है उत्तर वैदिक काल जो है वो उसका टाइम पीरियड 1000 बीसी से प्रारंभ होकर लगभग आप देखोगे 600 बीसी तक चलता है। 600 बीसी तक ये चलता है। अब हम यहाँ के कुछ फीचर्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला फीचर हम क्या डिस्कस करने चल रहे हैं कि उत्तर वैदिक कालीन समाज कैसा था। तो पहला जो हम बातचीत करेंगे तो उत्तर वैदिक कालीन समाज। कालीन समाज क्या यह वैदिक काल के जैसा था या समय के साथ इसमें कुछ परिवर्तन आया? देखो, थोड़ा सा यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन होगा। तुलनात्मक हम यहाँ पर आपसे बातचीत करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि वैदिक काल का जो समाज था वो कबीलाई समाज था। अब कबीलाई समाज था तो मतलब सिंपल सी बात भाषा में समझिएगा, लोग कबीलों में निवास करते थे और मुख्य व्यवसाय जो था वो था पशुपालन। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ की जब हम आपसे बातचीत करेंगे तो यहाँ पर स्थायी जीवन शुरू हो जा रहा है। मतलब उत्तर वैदिक काल में कबीलाई जीवन को क्या किया गया, धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास किया गया, समाप्त किया गया और स्थायी जीवन की प्रयास करा जा रहा है। तो उत्तर वैदिक काल में अब इसको हम उत्तर वैदिक काल की जगह पर एक छोटा टर्म इस्तेमाल करेंगे, लेटर वैदिक पीरियड, LVP, लेटर वैदिक पीरियड। ठीक, तो आप समझ जाओगे लेटर वैदिक पीरियड का क्या मतलब। उत्तर वैदिक काल में कबीलाई समाज या कबीलाई प्रथा समाप्त हो गई तथा स्थायी जीवन प्रारंभ हुआ। स्थायी जीवन का प्रारंभ इसी समय पर हो रहा है। तो पहला मेजर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, अब स्थायी जीवन होगा तो स्वाभाविक सी बात है इनका मुख्य जो व्यवसाय हो जाएगा वो क्या होगा। तो जब स्थायी जीवन की बात करेंगे तो इनका मुख्य व्यवसाय हो जाएगा कृषि। मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा, तो पहला मुख्य व्यवसाय हो जाएगा कृषि। क्यों? क्योंकि भाई स्थायी जीवन जब शुरू होगा तो भाई कृषि शुरू हो जाएगी, क्योंकि बिना स्थायी जीवन के आप कृषि नहीं कर पाओगे। पहले पशुपालन था तो पशुपालन में क्या है, घुमंतु जीवन था, आराम से आज यहाँ कल वहां परसों वहां, चारे की तलाश में, जानवरों को चारे की तलाश में क्या होता था, लोग घूमते रहते थे। तो इसी तरीके से व्यवस्था चलती रहती थी। तो और दूसरा मुख्य व्यवसाय, पहला यहाँ का कृषि हुआ लेटर वैदिक काल का, और दूसरा मुख्य व्यवसाय क्या हुआ, तो आप कहोगे पशुपालन यहाँ का दूसरा मुख्य व्यवसाय देखने को मिलता है। ठीक, इसके साथ साथ बातचीत करें, कबीलाई समाज टूट कर क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था में विभक्त हो गया। दूसरी विशेषता क्या है, तो हम कहेंगे कबीलाई समाज टूटकर वर्ण व्यवस्था में विभक्त हो गया। अब मतलब वर्ण व्यवस्था समाज में प्रचलन में आ रही। अब समाज में 4 प्रकार के लोग रहेंगे। कौन से 4 प्रकार के लोग, तो एक तो ब्राह्मण हो जाएंगे, दूसरे क्षत्रिय हो जाएंगे, तीसरे हो जाएंगे वैश्य, और चौथे आपके हो जाएंगे शूद्र। 4 लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेटर वैदिक काल में जो वर्ण था वही क्या हो गया, एक प्रकार से आगे कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था निर्धारित की जाने लगी। तो बेसिकली ब्राह्मणों ने जो कर्म स्वीकार किया या स्वीकार अपने लिए बताया कि वो भैया हम पुजारी रहेंगे। क्या रहेंगे? इन्होंने कहा कि भाई हम पुजारी, पूजा पाठ का काम करेंगे।
क्षत्रियों का कार्य निर्धारित करा गया कि यार ये योद्धा रहेंगे या तो ये क्या रहेंगे, शासक बनेंगे। वही वैश्य के बारे में बातचीत करें तो इनमें कहा गया कि भाई ये कृषि करेंगे और इसके साथ साथ पशुपालन करेंगे और व्यापार वाणिज्य का भी काम करेंगे। और कौन सा काम करेंगे, तो हम सिंपल सी बात करेंगे, व्यापार वाणिज्य काम करेंगे। और सेवा करने का कार्य दिया गया, सेवा प्रदान करने का या सेवा करने का काम शूद्र को दिया गया। समाज में ऊपर के 3 वर्ण जो थे इनको द्विज कहा गया। इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया द्विज। समाज में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य थे उनको द्विज कहा गया। अब द्विज का मतलब क्या होता है, द्विज का मतलब होता है वह व्यक्ति जो उपनयन संस्कार कर सकता है, उपनयन संस्कार कर सकता है, जो उपनयन संस्कार करा सकता है उसको हम क्या कहेंगे, उपनयन संस्कार का अधिकार किसके पास था, द्विज लोगों के पास था। और द्विज लोग कौन थे, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। यहां पर आप ध्यान देंगे तो शूद्र लोगों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। शूद्रों के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो शूद्र और महिलाओं को, शूद्र और महिलाओं को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, अधिकार नहीं था। ध्यान समझना यहीं से। लेकिन अभी भी अगर हम आपसे बातचीत करें तो छुआछूत नहीं है, अनटचेबिलिटी अभी नहीं फैली। ये धीरे धीरे आगे के समय काल में यही जो वर्ण व्यवस्था है ये जटिल होती चली जाएगी और समाज में छुआछूत जैसी कुरीतियों को जन्म देगी। इसके साथ साथ बातचीत करें, समाज में शूद्र की कैटेगरी में एक व्यक्ति आते थे जिनका नाम था रत्नाकर। अब रत्नाकर, ध्यान सुनिएगा, इनको रखा कहां गया था, ये कहा गया कि ये शूद्र लोग होंगे, ठीक। लेकिन चूंकि इनका काम महत्वपूर्ण था, इनका कार्य कैसा था, महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण कार्य था, इसीलिए कहा गया कि इनको क्या कहा जाएगा, रत्नाकर को उपनयन संस्कार का अधिकार होगा। उपनयन संस्कार का अधिकार किसको होगा, उपनयन संस्कार का अधिकार शूद्र में अगर हम आपसे बातचीत करें तो बेसिकली रत्नाकर को दिया गया, रत्नाकर लोगों को दिया गया कि ये लोग क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली उपनयन संस्कार ये अपने पास में रख सकते हैं, अपना उपनयन संस्कार करा सकते हैं, ठीक। लेकिन यहीं पर ध्यान से समझिएगा, अगला जब हम पॉइंट की बात करते हैं तो हम कहेंगे छुआछूत की जो प्रथा थी अभी विद्यमान नहीं थी। मतलब अगर हम कहें छुआछूत की परंपरा, लिखिएगा छुआछूत की परंपरा विद्यमान नहीं थी, विद्यमान नहीं थी। अभी छुआछूत फेमस नहीं था, अभी लोग सामान्यता रह रहे थे आराम से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं थी। थोड़ी सी बातचीत यहां पर देखिएगा, जब हमने आपको वैदिक काल बताया था तो यही ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य थे, इनको आर्य कहा गया और जो शूद्र लोग थे उनको अनार्य कहा गया। तो बेसिकली जो युद्ध होते थे वैदिक काल में वो आर्य वर्सेस अनार्य के होते थे और इन्हीं के बीच में युद्ध होते थे। अगली अगर हम पॉइंट के बारे में बातचीत करें, अगले पॉइंट के बारे में बातचीत करें तो अगला जो हम पॉइंट है वो हम कहेंगे भैया जो आश्रम व्यवस्था की संकल्पना इस काल में विकसित हुई। लिखेंगे इस काल में, इस काल का मतलब क्या, लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में क्या कहेंगे, आश्रम व्यवस्था की संकल्पना, आश्रम व्यवस्था की संकल्पना विकसित हुई। अब आश्रम व्यवस्था क्या है, विकसित हुई। अब ये आश्रम व्यवस्था क्या है जरा देखते हैं। तो पूरे मनुष्य के जीवन काल को 4 आश्रमों में बांटा गया। पहला तो ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद दूसरा अगर हम आपसे बात करें, दूसरा क्या हम कहेंगे, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। तीसरे के बारे में बातचीत करें तो वानप्रस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम। और चौथे की बात करें तो संन्यास आश्रम। चौथा क्या है, संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रमों की क्या की गई है, इन 4 आश्रमों की संकल्पना करी गई। ये कहा गया कि जो ब्रह्मचर्य का टाइम रहेगा वो 25 वर्ष तक रहेगा, 25 वर्ष तक।
इसमें व्यक्ति क्या करेगा, इसमें व्यक्ति शिक्षा दीक्षा लेगा, इसमें व्यक्ति शिक्षा दीक्षा लेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा। गृहस्थ, ये 50 वर्ष तक चलेगी, 50 वर्ष तक ये अवस्था चलेगी। अब इसमें क्या है, इसमें शादी विवाह करना है, शादी विवाह करना है, और इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो संतानोत्पत्ति करनी है। ठीक। अगला है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब जंगल की ओर जाना, 25 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक कहां रहना, जंगल में रहना, और क्या, ज्ञान प्राप्त करना है। और फिर 75 से लेकर 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक क्या करना है, ये सन्यास की उम्र रहेगी। और इसमें व्यक्ति को क्या करना, जो भी समाज से जो भी सीखा है व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में, उसको समाज को वापस लौटाने का कार्य किया जाएगा, उसको समाज को क्या करना, वापस लौटाने का कार्य किया जाएगा। तो ये व्यवस्था कहां पर है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 आश्रमों की संकल्पना कब करी गई, तो लेटर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में ये संकल्पना की जा रही। अगली बातचीत करें, अगली अगर हम कहें तो इस टाइम पीरियड पर देखोगे ना तो बाल विवाह प्रारंभ हो जा रहा है। लड़कियों का जो विवाह पहले युवावस्था में 16 से 18 वर्ष की उम्र पर होता था, अभी बाल विवाह प्रचलित हो जा रहा। महिलाओं का बाल विवाह प्रारंभ हो जा रहा है। बाल विवाह क्या हो रहा है, देखने को मिलने लगता है, देखने को मिलने लगता है। ठीक। एक ब्राह्मण है जिसको आप ऐतरेय ब्राह्मण कहते हो। ऐतरेय ब्राह्मण में लड़की को दुखों का कारण बताया गया। ऐतरेय ब्राह्मण है, और ऐतरेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है, लड़की जो है, जो लड़की का जन्म क्या है, लड़की का जन्म दुखों का कारण बताया गया है, दुखों का कारण बताया गया है। अब सोचिए, दुखों का कारण बताया गया है, ये पहले नहीं था। वैदिक काल में थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूं वैदिक काल के बारे में, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यहां पर लड़की का जन्म जो है उसको कह रहे हैं कि ये क्या है, ये दुखों का कारण है, लड़की का जो जन्म है वो दुखों का कारण है। और ऐतरेय ब्राह्मण इसको पुष्ट कर रहा है। मतलब इसका मतलब यह है, महिलाओं की स्थिति में क्या होगा, महिलाओं की स्थिति में यहां पर गिरावट देखने को मिलेगी। लेटर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या होगी, महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलेगी। गिरावट का मतलब, गिरावट का क्या मतलब, वैदिक काल में आपने देखा भैया, शिक्षा पर अधिकार था, अपाला, घोषा, लोपा, मुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं वैदिक काल में, उनको मंत्रोच्चारण में, यज्ञ में, सब चीजों में प्रावधान करने का, यहां पर महिलाओं को क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे उनको अधिकारों से वंचित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ आप देखोगे यहीं पर अगर हम थोड़ी सी बातचीत करें तो इस काल में नियोग प्रथा भी देखने को मिलती है। बाल विवाह के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, नियोग प्रथा भी क्या है, नियोग प्रथा भी प्रचलन में थी। नियोग प्रथा भी प्रचलन में थी या प्रचलन में देखने को मिलती है। नियोग प्रथा प्रचलन में देखने को मिल रही है। तो महिलाओं का जो बाल विवाह देखने को मिल रहा है, लेटर वैदिक काल में देखने को मिला। वैदिक काल में 16 से 18 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई थी कि इससे पहले लड़की का विवाह नहीं करना है। समझे? तो ये थोड़ा सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। पहले कर्म पर आधारित वर्ड था, जैसा काम करोगे उस वर्ड के हो जाओगे। अभी ध्यान समझना, अब यहां पर वर्ण व्यवस्था को कंटिन्यू की जा रहा, मतलब जन्मजात हो रही है। ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बनेगा, विद्वान बनेगा, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय बनेगा, ये सारी व्यवस्थाएं अब यहां पर थोपनी शुरू हो जा रही। हालांकि अभी छुआछूत जो है वो समाज में देखने को नहीं मिलती। अगली जो हम आपसे बातचीत करने चल रहे हैं वो उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो अगला लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हैं, जरा थोड़ा थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अर्थव्यवस्था समझिए। पहली बात, कबीलाई समाज समाप्त हो रहा है, स्थायी जीवन प्रारंभ हो रहा है। पहला पॉइंट समझिएगा, स्थायी जीवन प्रारंभ हो रहा है। तो मैंने अभी बताया जब स्थायी जीवन प्रारंभ होगा तो सबसे पहला प्रमुख व्यवसाय क्या रहेगा, तो प्रमुख जो व्यवसाय होगा वो देखने को मिलेगा कृषि। प्रमुख व्यवसाय क्या मिलेगा, तो प्रमुख व्यवसाय जो है
वो कृषि देखने को मिलेगी। दूसरा, तो दूसरे के नंबर पर आएगा पशुपालन। हालांकि वैदिक काल में पशुपालन प्राथमिक व्यवसाय था। ठीक। कृषि, कृषि यहां पर प्रमुख व्यवसाय हो रहा है, मेजर ऑक्युपेशन के रूप में यहां पर डेवलप हो रहा है। अब यहीं पर देखोगे, चूंकि कृषि है, प्रमुख व्यवसाय है, इसीलिए भूमि का महत्व क्या होगा, यहां पर भूमि का महत्व बढ़ेगा। भूमि का महत्व क्या होगा, भूमि का महत्व बढ़ेगा। भूमि के महत्व में क्या होगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। भूमि का महत्व बढ़ेगा यहां पर। अगली अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप यहीं पर देखोगे, जब स्थायी जीवन का विकास होगा, स्थायी जीवन शुरू होगा, तो अर्थव्यवस्था का भी क्या होगा, अर्थव्यवस्था का भी विकास देखने को मिलेगा। तो हम यहीं पर कहेंगे भाई, चूंकि स्थायी जीवन शुरू हुआ, तो स्थायी जीवन के परिणाम स्वरूप, स्थायी जीवन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ। अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ। ठीक, अर्थव्यवस्था का भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, पहली बार आप देखोगे चावल या व्रीहि के उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं यहीं पर, लेटर वैदिक काल में ही, उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में चावल या चावल को क्या कहा गया, चावल को व्रीहि कहा गया। व्रीहि, चावल के उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेटर वैदिक काल में क्या हो रहा है, चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आप समझिएगा, गहरी कृषि के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। पहली बार आप देखोगे, लेटर वैदिक पीरियड में पहली बार गहरी कृषि के साक्ष्य मिलेंगे। गहरी कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप देखोगे तो 2 से लेकर 24 तक, 2, 4, 6, 8, 16, 24 तक देखोगे, 24 तक बैलों की या बैलों को एक साथ जोतकर खेती का प्रमाण मिल रहा है। खेती का प्रमाण मिल रहा है, समझिएगा। मतलब बैल 24 बैलों को एक साथ में रख दिया गया, एक साथ में खेत जोतने के लिए, मतलब गहरी कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं, प्रमाण है ऐसे। तो कृषि क्या है, बहुत एक प्रकार से देखने को मिलेगा, प्राथमिक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रही। इस समय आप देखोगे लोहे के हल का प्रयोग के भी साक्ष्य मिलेंगे। अगले पॉइंट में बातचीत करें तो इस काल में लोहे के हल के साक्ष्य मिल रहे हैं। कहां पर मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे लोहे के हल का जो साक्ष्य है, उत्तर प्रदेश के एटा के अतरंजी खेड़ा में। अतरंजी खेड़ा में आप देखोगे, यहां पर क्या मिलेगा, लोहे का हल मिलेगा। लोहे का हल यहां पर आपको दिखाई देगा, अतरंजी खेड़ा में, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में आपको लोहे के हल के साक्ष्य मिलते हुए मिलेंगे। ठीक, यह मुद्रा भी प्रयोग में कुछ हो रही है, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। जैसे 2 शब्द देखने को मिलते हैं, शब्द क्या है, तो हम कहेंगे जैसे निष्क और शतमान। निष्क और शतमान, ये 2 शब्द देखने को मिल रहे हैं। और इन दोनों शब्दों के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, इन दोनों शब्दों का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता था, तो हम कहेंगे इन दोनों शब्दों का प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता था। आभूषण के लिए किया जाता था। आभूषण के लिए इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता था। थोड़ी सी बातचीत और करें इसके बारे में। आप यहीं पर देखोगे तो इसी काल में जो व्यवसाय हैं, सोने के, चांदी के, कांसे के, मृतभांड के व्यवसाय जो हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। व्यवसाय के बारे में बातचीत करें तो सोने का, ठीक है, यानी कि गोल्ड का, चांदी का, सिल्वर का, हाँ, कांसे का, कांस्य का, ब्रॉन्ज का, और इसके साथ साथ अगर हम देखें मिट्टी, मृदभांड के व्यवसाय क्या हैं,
आदि व्यवसाय जो हैं वो उन्नत हो रहे हैं, धीरे धीरे करके इनका भी विकास देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे चले, नेक्स्ट की बातचीत करें। अगला जो हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं उत्तर वैदिक कालीन राजनीति के बारे में बात करने चले। तो अगला हेडिंग करिए उत्तर वैदिक कालीन राजनीति। उत्तर वैदिक कालीन राजनीति। अब राजनीति देखोगे, राजा पर देवत्व का आरोपण किया जा रहा है। जो पुजारी लोग हैं वो ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि राजा क्या है, देवता समान है। और यही समझना, यहीं से सारी चीजें, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था जो वैदिक काल में चल रही थी, सभा समिति नामक, आपने सभा समिति नामक समितियों के बारे में पढ़ा, उनके बारे में जो चल रहा था, इनकी शक्तियां कम होंगी और इनका धीरे धीरे क्या होगा, इनका प्रयोग कम होने लगेगा। तो अब वंशानुगत बात होगी, अब प्रजातंत्र या लोकतंत्र की बात नहीं होगी। तो पहला चीज हम कहेंगे, इस काल में राजा ऋग्वैदिक सरदार की भांति नहीं रहा। इस काल में राजा ऋग्वैदिक कालीन सरदार की भांति नहीं रहा। नहीं रहा। कैसा हो गया? तो आप देखोगे यहां पर राजा और प्रजा में स्पष्ट भेद देखने को मिलने लगा। राजा और प्रजा में स्पष्ट भेद देखने को मिला। स्पष्ट भेद देखने को मिला। ठीक, राजा और प्रजा में क्या स्पष्ट भेद देखने को मिला। और क्या देखने को मिलेगा, राजा पर देवत्व का आरोपण किया गया। राजा पर क्या किया गया, देवत्व का आरोपण किया गया। देवत्व का आरोपण किया गया। आरोपण किया गया, राजा को पावरफुल बनाया जा रहा, देवता के समान, देवत्व का आरोपण मतलब देवता के समान यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे क्या हो गया है, जब देवत्व का आरोपण किया जाएगा तो राजा अन्य लोगों से क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, अन्य लोगों के स्टेटस से बाहर पहुंच जाएगा, उनकी पहुंच से बाहर पहुंच जाएगा। समझे? अगले पॉइंट के बारे में जब हम आपसे बात करें तो अगला क्या होगा, तो हम कहेंगे भैया यहीं पर आप देखोगे जब देवत्व का आरोपण किया गया तो यज्ञों का प्रावधान भी देखने को मिल रहा है। यज्ञों का प्रावधान, राजा विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते थे, जैसे राजसूय यज्ञ होता था, एक राजसूय यज्ञ होता था, एक होता था अश्वमेघ यज्ञ होता था। अश्वमेघ यज्ञ होता था। अश्वमेघ यज्ञ होता था। और इसी तरीके से अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे एक वाजपेय यज्ञ होता था। वाजपेय यज्ञ, ये यज्ञ देखने को मिल रहे हैं। और ये यज्ञ राजा की संप्रभुता, राजा को शक्तिशाली दिखाने के लिए किए जा रहे। वाजपेयी जो यज्ञ होता था इसमें क्या होता था, इसमें आप देखोगे रथ दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता था। क्या होता था? रथ दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता था। प्रतियोगिता का आयोजन होता था। ठीक है, राजसूय यज्ञ का क्या मतलब होता था, तो राजसूय यज्ञ में कहेंगे राजा के जब सिंहासनारोहण के समय ये यज्ञ होता था। राजा के सिंहासनारोहण के समय होने वाला यज्ञ क्या होता था, उसको आप कहते थे राजसूय यज्ञ। और अश्वमेघ यज्ञ शक्ति प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था। बेसिकली राजा की शक्ति में वृद्धि का प्रतीक था। राजा की शक्ति में वृद्धि का प्रतीक था। राजा की शक्ति में वृद्धि का यह प्रतीक था। देवत्व का आरोपण किए जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो लेटर वैदिक काल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं की देखने को, मतलब कि एक प्रकार से उनका विवरण देखने को मिलता है। लेटर वैदिक काल में आप देखोगे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्या मिलेगा, अलग अलग राजाओं का विवरण देखने को मिलेगा। ठीक है, अगली बातचीत करें, इसी समय अगर देखोगे
पहली बार कर प्रशासन की जो है वो नींव पड़ रही है। तो आप देखेंगे लेटर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में क्या मिलेगा, कर प्रशासन की नींव देखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। अब देखिए कर प्रशासन के लिए दो अधिकारी कौन कौन, एक संग्रहित था और दूसरा भाग दुध था। एक संग्रहित था और दूसरा क्या था, भाग दुध। ऐसा ये दो शब्द देखने को मिलते हैं। ये जो दो शब्द हैं ये बेसिकली कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो राजस्व अधिकारी के संबंध में इन शब्दों का प्रयोग किया गया। किसके संबंध में, राजस्व अधिकारी के संबंध में, राजस्व अधिकारी के संबंध में इनका क्या किया गया है, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। बलि, जो बलि आपने वैदिक काल में मैंने बताया था आपको कि स्वेच्छा से लोगों के द्वारा राजा को बलि नामक कर दिया था। अभी बलि क्या हो गया, अभी स्वेच्छा से नहीं है, बलि इस समय नियमित दिया जाने वाला कर बन गया। बलि इस समय तक नियमित दिया जाने वाला कर बन गया। नियमित दिया जाने वाला कर बन गया, कर बन गया। ठीक है, ये है, आप देखने को मिलेगा जो बलि है वो इस समय तक नियमित कर बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, देखोगे आप सभा और समिति जैसी जो समितियां थी, या अगर हम आपसे बातचीत करें परिषदी थी, इनका महत्व क्या हो रहा है, कम होने लगेगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, सभा और समिति जैसी परिषदों का महत्व कम होने लगा। सभा और समिति जैसी परिषदों का महत्व, समिति जैसी परिषदों का महत्व, परिषदों का महत्व कम होने लगा। और इसमें भी महिलाओं का हस्तक्षेप और कम पड़ गया, समझे। अभी अगर आप देखोगे तो भैया प्रजातांत्रिक जो संस्थाएं थी वो गौड़ हो गई। अब राजतंत्रात्मक रानी की राजा की हैसियत क्या हो रही है, बढ़ रही है। राजा की हैसियत बढ़ रही है, प्रजातांत्रिक संस्थाएं गौड़ हो रही, महिलाओं के स्टेटस में गिरावट देखने को मिल रही। इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, इस काल तक अभी राजा कोई नियमित सेना नहीं रखता था। मतलब इस काल तक, लेटर वैदिक पीरियड तक राजा कोई नियमित सेना नहीं रखता था, नहीं रखता था। इस काल तक राजा कोई नियमित सेना नहीं रख रहा, इतनी सी बात। और ये अगर युद्ध होगा तो युद्ध कहां से, भैया राजा को युद्ध के लिए कबीले पर निर्भर रहना पड़ता था। राजा को युद्ध के समय सेना के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता था, कबीले पर निर्भर रहना पड़ता था, ये है। ठीक है, और यही बाद में कबीले जो हैं वो बड़े होके जनपद का रूप ले रहे हैं, महाजनपद का रूप लेंगे। ठीक, अब हम धर्म की बातचीत करने चल रहे हैं, तो लेटर वैदिक कालीन धर्म की बातचीत होने चल रही। उत्तर वैदिक कालीन धर्म, उत्तर वैदिक कालीन धर्म की हम बातचीत करेंगे। तो लेटर वैदिक कालीन धर्म जरा देखिएगा, धर्म वैदिक काल के जैसा नहीं रह गया। यहां पर धार्मिक मामले को हम दो हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। एक जो कर्मकांडी हो गया, धर्म का स्वरूप कैसा हो गया, जो कर्मकांडी हो गया, और दूसरा स्वरूप कैसा हो गया, उपनिषदों की धारा में हो गया। तो पहला जो है एक स्वरूप तो है, कहेंगे कर्मकांडीय धारा है इसकी, कर्मकांडीय धारा। और दूसरा क्या है, तो हम कहेंगे दूसरा कहेंगे उपनिषदीय धारा,
निषदीय धारा, ये कर्मकांड और उपनिषद ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। कर्मकांड वाली बातचीत करते हैं। तो कर्मकांड में क्या होगा भैया? तंत्र मंत्र देखने को मिलेगा, यज्ञ देखने को मिलेगा, पशु बलि देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पर क्या होगा? बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बातचीत करें, यज्ञों की महिमा मंडन की जाएगी। यज्ञों के समय आप देखोगे हजारों पशुओं का बलि दिया जाएगा। इसके साथ साथ देखोगे इस समय तक, लेटर वैदिक काल तक, कुछ नए देवता जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। इसी समय त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का भी कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आ रहा है। और दूसरा उपनिषदीय धारा। उपनिषदीय धारा क्या है? उपनिषदों में यज्ञों को कहा गया टूटी हुई नौका के समान कहा गया है, कि जैसे नौका अगर टूट जाती है तो पानी धीरे धीरे भर जाएगा और नाव क्या होगी? नौका डूब जाएगी। कहें यज्ञ वज्ञ अच्छी चीजें नहीं। और इसमें बातचीत करें तो ये कर्मकांडीय धारा की, उपनिषदीय जो धारा थी वो कर्मकांडीय धारा के अपोजिट थी। इसमें ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया था, इसमें कर्मकांड की निंदा की गई थी। मतलब अगर हम एक एक लाइन में थोड़ा सा लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे भैया कर्मकांडी वाले में अगर कहें तो हम यहां पर कहेंगे भैया तंत्र मंत्र, जादू टोना, बलि, है ना, यज्ञों में बलि, आदि का प्रभाव बढ़ा, आदि का प्रभाव बढ़ा। दूसरी बातचीत करेंगे, यज्ञों का महिमा मंडन यहां पर किया जा रहा है। यज्ञों का महिमा मंडन किया जा रहा है। यज्ञ से वर्षा होगी, यज्ञ से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, यज्ञ से ये होगा, यज्ञ से वो होगा, ऐसा यहां पर महिमा मंडन किया जा रहा है। बड़े बड़े यज्ञों में हजारों पशुओं की बलि दी जाती थी। बड़े बड़े यज्ञों में हजारों पशुओं की बलि दी जाती थी। पशुओं की बलि दी जाती थी, ठीक, दी जाती थी। कुछ नए देवताओं की संकल्पना उभर कर सामने आई। देवता या देवताओं की संकल्पना उभर कर सामने आई। इसी में देखोगे, यही जो है आपकी कर्मकांडी धारा, इसी में त्रिमूर्ति का मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश इस काल में प्रसिद्ध हुए। इससे पहले इंद्र, भाई वैदिक आर्यों का लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र, अग्नि, पृथ्वी, इस तरीके के थे। यहां पर लेकिन अब ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे जो देवता लोग हैं, भगवान लोग हैं, ये क्या हो रहे हैं? फेमस हो रहे हैं या प्रसिद्धि पा रहे हैं। वही अगर उपनिषदीय धारा की बातचीत करें तो उपनिषदीय धारा में कहा कि एक कर्मकांडीय धारा के विरुद्ध इसका विकास हुआ। कर्मकांडीय धारा के विरोध में, ठीक। उपनिषदीय धारा में यज्ञों को, इसमें या इस विचारधारा में यज्ञों को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है। टूटी हुई नौका के समान बताया गया है। नौका के समान बताया गया है, बताया गया है, ठीक। ये क्या है? यह धारा ज्ञान मार्ग के अधिक निकट है, ज्ञान मार्ग के निकट है। जो उपनिषदीय धारा है ये ज्ञान मार्ग के क्लोज है। और इसी में आप देखोगे तो यहां पर कर्मकांडों की क्या की गई? इसी में कर्मकांडों की निंदा भी की गई है। कर्मकांडों की निंदा की गई है।
निंदा की गई है। तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंजमेंट देखने को मिलता है, वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने उत्तर वैदिक काल की कॉन्सेप्चुअल चीजें डिस्कस कर ली। आप सभी लोगों को अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को मित्रों शेयर जरूर किया करिए, लाइक जरूर किया करिए, कमेंट जरूर करके बताएं, है ना। और इसके साथ साथ चैनल को जितने भी आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं उन पर शेयर जरूर किया करिए, ताकि चैनल को सब्सक्राइब कराएं आप लोग, है ना। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप GS बाई सुधांशु सर, इसको क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत आभार सबको।